नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आप सबको बता दें कि आज हम जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं नीति निर्देशक तत्वों को। भारतीय संविधान का ये पार्ट रहेगा। राजनीति विज्ञान को लेके हम बात कर रहे हैं। इंडिया की जो पॉलिटी है उसको लेके अपनी जो है वो चर्चा चल रही है। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन मैं आज बताने वाला हूँ वो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पे मैं जो है वो क्लियर करवाऊंगा। तो चलिए आज के पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला आज का हमारा जो सवाल रहेगा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, यानी भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। आयरलैंड के संविधान से जो है हमारे यहाँ नीति निर्देशक तत्वों को जो है वो ग्रहण किया गया है। चलिए सवाल नंबर 2 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। भाग की बात यहाँ पे अगर आती है तो भाग नंबर रहेगा 4। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। भाग 4 में जो है वो नीति निर्देशक तत्वों का जो है उल्लेख रहता है। चलिए अगला हमारा 3 नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद के, देखो वहां पे भाग पूछा था, यहाँ पे अनुच्छेद पूछा है, तो बहुत ही सरल सवाल यहाँ पे बनता है। ऑप्शन सी हमारा राइट है। अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है वो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। चलिए सवाल नंबर 4 है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहता है ऑप्शन सी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को जो है प्रतिबिंबित करने का काम करता है। चलिए सवाल नंबर 5 है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। कल्याणकारी राज्य का जो आदेश है वो जो है कहाँ से दिया जाता है, तो वो दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। कि राज्य क्या है कि कल्याणकारी संस्था है, इसलिए ये बात कही गई है नीति निर्देशक तत्वों में। चलिए यहाँ पे सी उत्तर जो है वो सही रहेगा। चलिए नंबर 6 है कि नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है क्या है, तो यहाँ पे वाद योग्य नहीं है या मौलिक अधिकार। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। वाद योग्य नहीं है, इनको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। नीति निर्देशक सिद्धांतों को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। चलिए सवाल नंबर 7 है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये बात कहाँ पर की गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, तो ये क्या है, ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। ये कानून नहीं है, ये नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग माना जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 8 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। बिल्कुल सही प्रश्न यहाँ पर आया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको लगा लीजिएगा, परीक्षा में जरूर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आर्थिक सिद्धांत भी है, सामाजिक भी है, प्रशासनिक भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है। देखो उद्देश्य की जब बात आती है, अपने एक सवाल आया था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जो है वो इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये सवाल पहले भी आया है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ही राइट रहता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना ये नहीं करता है, नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं करते हैं, संविधान तो करता है। सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण करने का काम भी संविधान करता है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत जब कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। चलिए अगला सवाल है कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। किस पर करता है भाई, तो ये निर्भर करता है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। स्वतंत्र न्यायपालिका पर यह निर्भर नहीं करता, राष्ट्रपति की इच्छा पर यह निर्भर नहीं है, सशक्त विपक्ष पर यह निर्भर नहीं है, बल्कि सरकार के पास जैसे साधन उपलब्ध हैं उनके आधार पर उनका क्रियान्वयन किया जा सकता है। चलिए सवाल नंबर 11 है कि मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर आपको बताना है। तो देखो आराम से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा टाइम इसमें लग रहा है। नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी है, मूल अधिकार नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे सही जो है वो अपना ऑप्शन मूल अधिकार वाद योग्य है, बिल्कुल वाद योग्य है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। ये न्यायपालिका कार्यपालिका से क्या है,
पृथक है, कौन से अनुच्छेदों में है, उसकी भी हम आगे बात करेंगे, सवाल आएंगे आगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये जो है वो प्रावधान किया गया है कि एक न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से पृथक रूप से कार्य करेगी। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 13 कि संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। आर्थिक न्याय जो है मूल अधिकारों में भी था किसी समय, लेकिन अब नहीं है। आर्थिक न्याय अभी वर्तमान में जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहता है। चलिए अगला हमारा सवाल रहेगा कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या था। देखो उद्देश्य की बात मैंने पहले भी की है, वो लोक कल्याणकारी राज्य की है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की जो स्थापना है ये रहता है नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का प्रमुख उद्देश्य। चलिए सवाल नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है। तो ये कहा है केटी शाह ने। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहता है वो है ऑप्शन ए, वे एक दूसरे के क्या है, पूरक है। तो यहाँ पे हमारा ए उत्तर जो है वो सही रहेगा। चलिए यहाँ पे 17वें नंबर का सवाल है कि कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। कल्याणकारी राज्य के जो निर्देश हैं वो कहाँ पर हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। चलिए सवाल नंबर 18 है कि मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो कौन से भाग में की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसको शामिल किया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। चलिए सवाल नंबर 19 है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाने का काम किया है। तो वो किया है 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसमें जो है इनको जोड़ा गया था नीति निर्देशक तत्वों को। चलिए सवाल नंबर 20 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की जो प्रेरणा देता है वो है नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 है कि नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर जो रहेगा कि कुछ का जो है वो हनन हो सकता है, सभी का नहीं हो सकता। चलिए हमारा अगला सवाल है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात जो है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। कौन सा जो है वो सिद्धांत इनमें से नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना भी उसमें दिया गया है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना भी उसमें बताया गया है। गोवध निषेध की बात भी वहां पर की गई है, लेकिन निजी संपत्ति की समाप्ति की चर्चा वहां पर नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। कौन सा नीति निर्देशक तत्व इनमें शामिल नहीं है। तो देखो वैज्ञानिक मनोभाव के विकास जो है वो इसमें शामिल नहीं है। पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना शामिल है। कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का भी इसमें शामिल है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। चलिए अगला सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन दोनों में बताया गया है। आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये जो है नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, लेकिन मूल अधिकारों में जो है नहीं शामिल। उनमें कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन जो है वो शामिल नहीं है। डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 26वां प्रश्न है कि निम्न नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राय समाजवादी माना जाता है, उसका कारण क्या है। समाजवादी मानने का उसका प्रमुख कारण है कि ग्राम पंचायतों की जो स्थापना है
वो उसको समाजवादी बना देती है। गोवध का समाजवाद से कोई संबंध नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का भी उससे कोई संबंध नहीं है, और आय की असमानताओं को कम से कम करना भी उसमें शामिल नहीं है। चलिए 27वें नंबर का सवाल है कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है, किसके लिए नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं। तो राज्य के लिए जो है, राज्य के लिए इनका सबसे बड़ा महत्व है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो गांधीवादी सिद्धांत किसको कहा जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो गांधीवादी सिद्धांत कहलाता है। चलिए अगला सवाल है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से गलत कथन की आपको पहचान करनी है, गलत वाला कौन सा है। तो देखो यहाँ पे वे राज्य के सभी 3 अंगों के कार्य करने हेतु निर्देश है, बिल्कुल सही है। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देशों के समान है, ये भी सही है। ये भारतीय संविधान के सामाजिक कल्याण चार्टर से निर्मित है, ये भी सही है। लेकिन राज्य द्वारा इनके उल्लंघन पर न्यायालय रिट जारी कर सकता है। भी उल्लंघन पे हमने बात की थी कि उल्लंघन पे इनमें किसी भी प्रकार की रिट वगैरह या दंड देने का प्रावधान नहीं है। चलिए हमारा सवाल नंबर 30 है कि निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य इसमें शामिल नहीं है भाई, कल्याणकारी राज्य की स्थापना उसमें शामिल है, निम्नतर स्तर पर प्रजातंत्र सुनिश्चित करना भी इसमें शामिल है, और कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना भी इसमें शामिल है, लेकिन धर्म आधारित राज्य की स्थापना करना उसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 31 है कि किस संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार पर प्राथमिकता दी थी। तो वो कौन सा था, उसकी चर्चा हमने पहले भी की है। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है वो इनको जोड़ा गया था। चलिए 32वें नंबर का सवाल है कि जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो यहाँ पे 4 में से सही उत्तर जो होगा कि देश के शासन में मूलभूत जो है ये इसका सही रहेगा। देश के शासन में बुनियादी ये नहीं है, देश के शासन में जरूरी ये नहीं है, देश के शासन में अपरिहार्य ये नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 33 है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य वह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। तो न्याय सुलभ होने की बात जो है वो कहाँ पे की गई है, तो यहाँ पे सही उत्तर जो हमारा रहेगा अनुच्छेद 39 क, या इसको आप ए भी कह सकते हो। चलिए सवाल नंबर 34 है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 39 घ, या जिसको आप कह सकते हो 39 डी भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो सवाल रहेगा 35वें नंबर का कि समान नागरिक संहिता बनाने के संबंध में संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है समान नागरिक संहिता। ये कहा गया है अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम से पूर्व 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य को निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। निःशुल्क शिक्षा और की बात जो है वो कौन से अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 45 में ये की गई है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए इनको आवश्यक माना गया है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। हमारा 38वें नंबर का सवाल है कि भारत के संविधान के निम्नांकित में से कौन से अनुच्छेद उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द जो है समाजवादी के लक्ष्यों से संबंधित है। तो पहला रहता है अनुच्छेद 38, दूसरा है अनुच्छेद 39, तीसरा है अनुच्छेद 46। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा ये सारे ही जो है इसमें शामिल हैं। तो ऑप्शन डी यानी 4 नंबर का ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ए बी सी तीनों ही इसमें सही रहते हैं।
चलिए सवाल नंबर 39 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगतता और मानवोचित दशाओं प्रसूति सहायता से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ भी है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहता है ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 42 यानी 42वां जो अनुच्छेद है वो कहता है कि काम की न्याय संगतता और मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता, 3 बिंदु इसमें शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए सवाल नंबर 40 है कि कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विचरना और उनके स्वायत्तशासी कार्य करना लोकतांत्रिक नियंत्रण और वृत्तिक प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 43 ख में ये बात कही गई है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थान के संरक्षण की बात करता है? कौन सा वह अनुच्छेद है? यानी अनुच्छेद 49 जो है वो कहता है कि राज्य द्वारा स्मारकों राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान है उनको संरक्षण प्रदान करना चाहिए। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाहित नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए सही रहेगा, ग्राम पंचायतों का संगठन दिया गया है। बी भी सही है, भारत के नागरिकों हेतु एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। सी भी सही है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। लेकिन ऑप्शन डी जो है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये मूल अधिकारों में दिया गया है, न कि नीति निर्देशक तत्वों में। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है? अनुच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 50 जो है वो सही रहेगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहता है। तो यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे जो परीक्षाओं में आ सकते हैं, सभी मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। फिर भी आपको किसी भी सवाल में कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो बेझिझक कमेंट करें। और इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जो रहेगा यूट्यूब वाला, उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। और पास में एक बेल आइकन भी दिया गया है ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।